जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा संगत को अच्छे कर्म करने को ही प्रेरित किया है। वे हमेशा माड़े कर्म न करने का बोला करते थे, क्योंकि संगत जी हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। हमारा किया हमारे पास लौटकर जरूर आता है। और इस बात को संगत जी हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज का सत्संग जिनका हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है और बहुत ही सुंदर सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग आप पूरा सुने, अंत तक सुने और सत्संग को प्लीज बीच में मत छोड़िएगा। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में हम ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो पुष्करना अंकल का सुन रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे इन पंक्तियों के साथ कि अपनी मेहर कर जगत जलंदा रख ले। आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुरु जी ने कैसे हमें शरण में लिया, क्योंकि संगत जी जब तक गुरु जी ना चाहे हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, और ना गुरु जी की मेहर के बिना हम गुरु जी की दहलीज को भी पार नहीं कर सकते। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी 2004 में मिली। संगत जी हम लोग गुरु जी के पास, हमारा एक ट्रस्ट है मंदिर का, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग गुरु जी के पास एक शर्मा अंकल है उनके साथ गए थे ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें मंदिर के लिए एक प्लॉट मिल सके। तो संगत जी सेक्टर 56 में हम एक मंदिर बनवाना चाहते थे। हमारी जो एंट्री गुरुजी ने प्लान की थी वो की थी 2 जुलाई 2004 में, लेकिन संगत जी उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे बर्थडे वाले दिन कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। सोचा हुआ था कि शर्मा अंकल के यहाँ चलते हैं, वहीं बैठेंगे। संगत जी गुरुजी ने हमें लगभग 1 महीने में इतना कुछ दिखा दिया था कि हमें लगा कि जो हमने शुरुआती समय है जब हम गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, वो शायद समय हमने गवा दिया, उसका मुझे अफसोस जरूर था। तो संगत जी 22 जुलाई को दर्शन न करके मैंने गुरुजी के दर्शन नेक्स्ट वीक लगभग 29 के आसपास मैंने गुरुजी के दर्शन किए। लेकिन उससे पहले 25 जुलाई को मदान अंकल के घर पर हमने एक सत्संग अटेंड करा। तो वहां पर सत्संग में मदान अंकल ने थोड़ा सा हमें गुरुजी के बारे में ब्रीफ करा। संगत जी सत्संग में बताया गया कि गुरुजी आपसे पहले बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी मैंने दिसंबर में एक बुक पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में गुरु तो होना चाहिए। तो जो शर्मा जी हैं वो जब सत्संग सुनाते जा रहे थे तो मैं हाँ जी करता रहा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे सिमिलर सत्संग सुने हुए थे। सो मदान अंकल के घर जब हम 25 जुलाई को सत्संग पर गए तो बहुत अच्छा लगा। बस बहुत सुंदर वातावरण था, लोग नतमस्तक हो रहे हैं गुरु जी के स्वरूप के सामने, ठीक ऐसे जैसे साक्षात ईश्वर बैठा हो, और लोगों ने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे। लेकिन संगत जी ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय तो मुझे इतना सब कुछ समझ में नहीं आया। मेरे मन में उस समय एक सवाल आया कि ये तो ठीक है कि चलो गुरुजी ने इसको ठीक किया, गुरुजी ने उसका कैंसर ठीक किया, उसकी ये प्रॉब्लम ठीक करी, तो ये सब सुनाने की क्या जरूरत है। ऐसा लगने लगा मुझे उस समय कि ऐसा तो नहीं कि गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि लोगों को खड़ा कर देते होंगे और बोल देते होंगे कि बताओ भाई कुछ ना कुछ। लेकिन संगत जी जो बात मेरे मन में चल रही थी मैंने शर्मा अंकल से शेयर नहीं की। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरे साथ 3 से 4 हफ्ते में इतना कुछ कर दिया था, इतना कुछ कर दिया था कि जब मैं अगले सत्संग में गया तो खुद ही मैंने हाथ खड़े करके बोला कि मैं भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो जब हम 29 जुलाई को सत्संग पर गए तब वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पंजाब आउट ऑफ पंजाब दिखाई दिया। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब के अलावा जो एटमॉस्फेयर है, जो पंजाब का एटमॉस्फेयर है, मुझे यहाँ सत्संग में आकर के महसूस हुआ। लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, सब लोग एक ही थाली में खा रहे हैं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आराम से वहाँ बैठ करके सब लंगर प्रसाद ले रहे हैं। तो मुझे ये सब तो बहुत ही वंडरफुल एनवायरनमेंट लगा। तो
संगत जी जब हम वहाँ गुरुजी के पास गए तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक नजर में पहचान लिया, एक नजर में सब कुछ जान गए। वहाँ ऐसा लगा जैसे कि बस गुरुजी ने एक नजर देख लिया तो बस हो गया। इस चीज को मैं इस बात से समझाना चाहूंगा कि अगर आज से 50 साल पहले बोले कि अगर कोई चीज बंद करनी हो तो दूर से ही रिमोट से हम बंद कर दें, तो उस जमाने में तो इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज के जमाने में वो बात बहुत लॉजिकल लगती है, बहुत इजी लगती है। और संगत जी इससे भी ऊपर की टेक्नोलॉजी ये है कि जब गुरुजी की नजर आप पर पड़ जाए, जब गुरुजी आप पर एक नजर डाल दें तो आपके सारे काम बन जाते हैं। गुरुजी आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ। जब हम वहाँ पहुंच गए तो जब हम वहाँ मंदिर गए, गुरुजी से बात हुई कि गुरुजी ऐसे ऐसे आए हैं मंदिर के लिए, हमें ब्लेस कीजिए। तो हम बाहर आकर के गुरुजी से मिलने के बाद बाहर आके हम इतने खुश हुए, ऐसा लगा जैसे सच में भी हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि हमें वो प्लॉट ही मिल गया हो। तो संगत जी मैंने घर आकर के अपनी वाइफ, अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी के यहाँ पे सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि ऐसी जगह मैंने देखी है तो हम फिर दोबारा चलेंगे। तो मेरी आंटी बोली कि व्हाई नॉट, चलेंगे जरूर। संगत जी हम लोग अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम लेकर गुरुजी के पास नहीं गए थे सिवाय वो मंदिर वाली। आंटी भी जब दोबारा मेरे साथ गई तो उनको भी वो जगह बहुत अच्छी लगी। इतनी पीस, इतनी शांति थी वहाँ पर। आंटी कहने लगी कि ऐसी जगह तो मैं पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था गुड़गांव में। संगत जी उस दिन जब हम लोग मंदिर से बाहर आए तो हमें फोटोग्राफ मिली। आजकल तो गुरुजी की फोटोग्राफ बड़ी आसानी से मिल जाती है, उस वक्त नहीं मिला करती थी। उस वक्त गुरुजी का जो स्वरूप है वो सिर्फ बड़े मंदिर से ही मिला करता था। और जब हमारी सेकेंड विजिट हुई तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें गुरुजी का A4 साइज का स्वरूप मिल गया। लेकिन संगत जी तब तक हमने उनको भगवान नहीं माना था। जब हम घर पर लौट कर आए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में भी नहीं रखा, ऐसे ही ऊपर कहीं पे जहाँ पे दूसरे फोटोग्राफ्स रखे होते हैं वहां रख दिया। एंड संगत जी बस सिलसिला चलता रहा और सत्संग सुनते रहे कि गुरुजी के पास जाने से ऐसे कल्याण होते हैं, वैसे कल्याण होते हैं। संगत जी मेरी वाइफ की एक प्रॉब्लम चल रही थी 7-8 साल से और 2003 में हमने उसकी सर्जरी करवा दी थी। इनकी वासेक्टमी करवाई गई थी, लेकिन सर्जरी के बाद भी उनको सुधार नहीं हो रहा था। हम लोग उनका ट्रीटमेंट बदलते रहते थे, कभी होम्योपैथी कभी एलोपैथी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम परेशान इसलिए थे कि संगत जी सर्जरी भी हो गई, प्रॉब्लम फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी और हम बार बार ट्रीटमेंट बदलते जा रहे थे कि आखिर समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या थी। तो संगत जी गुरुजी के पास जाने के बाद 3rd या 4th डे जब हम गुरुजी के पास गए तब इनको इतना ज्यादा दर्द हुआ, इतना ज्यादा दर्द हुआ कि डॉक्टर्स के फिर कंसल्ट करके हमने टेस्ट करवाए आंटी के और उससे हमें पता चला कि वी कम टू नो कि जो सर्जरी हुई थी उसमें एक साइड की जो ओवरी है वो वहाँ पर ठीक से सर्जरी नहीं हो पाई थी। और संगत जी गुरुजी के पास जाने से पहले भी हमने एक टेस्ट और करवाया था, एक बार और अल्ट्रासाउंड करवाया था, पर उसमें कुछ भी नहीं आया था और तकलीफ वही के वही थी। और संगत जी गुरुजी के पास आने के बाद जो क्लियरिटी आई सब्जेक्ट में कि भैया ये प्रॉब्लम है और इसमें एक सर्जरी और लगेगी, तो बस उसके बाद जब क्लियरिटी आई तो वी वर लाइंड अप फॉर द नेक्स्ट सर्जरी। और हम जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी यहाँ नहीं होगी, अपोलो में होगी, और डॉक्टर ने सारी डेट वगैरह फिक्स कर दी सर्जरी की। तो संगत जी हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली, जब तक की डेट फिक्स नहीं हुई थी गुरुजी के पास जाने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली। तो संगत जी हमने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की, उनसे डायरेक्टली फिजिकली बात नहीं की कि गुरुजी सर्जरी में बहुत तकलीफ होती है, आप इसको बिना तकलीफ के ठीक कर दो। और हम मन ही मन बोलते रहे कि गुरुजी आप इसे मेडिसिन से ठीक कर दो। फिर बस वहाँ गुरुजी के पास से जब आए, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो संगत जी सब्सिक्वेंटली गुड़गांव में जो सत्संग होता था वो महीने में एक ही होता था, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो उस महीने अगस्त के मंथ में भाटिया आंटी के घर पर सत्संग हुआ 15 अगस्त के दिन गुरुजी की आज्ञा से। और जब मैं उस सत्संग में गया लेकिन मेरी आंटी नहीं गई, तो वहाँ जो पहला सत्संग शेयर हुआ तो वो एक ढीलन आंटी थी, यंग आंटी थी, 28 अराउंड। उनकी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी, उसी के बारे में उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि मैं गुरुजी के दर्शन के बाद गई तो मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, और जब दोबारा गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने बोला कि नो सर्जरी रिक्वायर्ड। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे एक इंडिकेशन दे रहे हो। तो वहां से सत्संग सुनने के बाद
जब मैं वापस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर का वही स्टेटमेंट था कि सर्जरी करनी है रिपोर्ट्स देख करके। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं, क्यों ना एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि व्हाई नॉट, करवा लेते हैं। तो संगत जी जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया और उसकी रिपोर्ट आई तो थैंक यू गुरुजी कि उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से जो वहाँ सिस्ट बना था, जो मांस बना हुआ था और जो किडनी डबल साइज की थी, वहाँ बहुत ज्यादा सूजन थी, वो 70% रिड्यूस हो चुका था एंड किडनी वॉज बैक टू द नॉर्मल। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर ने वही शब्द बोले जो आंटी ने अपनी सत्संग में बोले थे। डॉक्टर ने कहा कि नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। संगत जी जो कुछ हमने सत्संग में मांगा था वही हुआ और ये सारा कुछ गुरुजी के पास जाने के 2 हफ्ते के बाद ही सब कुछ हो गया था। दिस वॉज अवर स्टार्टिंग। और जैसा कि मैं सोच रहा था और तब मुझे समझ में आया कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और ये कैसे कल्याण करते हैं ये भी गुरुजी ने हमें समझा दिया था। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि ये क्या कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि सत्संग सुनाने के लिए खड़ा कर दिया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी सत्संग सुनाने के लिए क्यों कहा करते थे। तो वही 4 हफ्ते बाद मैं भी इसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। और संगत जी मैं मन ही मन हंस रहा था कि गुरुजी ये क्या करके दिखा दिया कि गुरुजी से मिलने के बाद देयर इज नो चांस टू लुकिंग बैक। और उसके बाद संगत जी दिन रात हमारी लाइफ में सत्संग रहे और जिस काम के लिए मैं गुरुजी के पास गया था प्लॉट के लिए, वो काम भी हमारा हो गया, वो प्लॉट भी मुझे मिल गया और वहाँ जिस प्लॉट पे मंदिर बनाना चाह रहा था वो मंदिर भी बन गया। लेकिन इसमें एक बात जरूर हुई कि गुरुजी से जुड़ाव के बाद मेरा वहाँ मंदिर जाना बंद हो गया जहाँ हम ट्रस्टी लोगों ने मंदिर बनवाया था और इस बात से मेरे ट्रस्टी सारे नाराज भी रहते थे। तो मैं उनको बोला करता था जो मेरी परमात्मा को पाने वाली जो रेस थी वो मेरी पूरी हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप में परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा रूटीन होता था पाठ पूजा करने का। बस एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि गुरुजी आज से मेरी माता भी आप हो, शेरावाली भी आप हो, हनुमान जी आप हो, कृष्ण जी भी आप हो, सब कुछ आप हो। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज से पहले मैं ईश्वर को, भगवान को, गॉड को जिस भी रूप में पूछता था, आज से मेरे लिए वो सब कुछ आप हो। सो आई सेड कि गुरुजी यू आर माई अल्टीमेट गॉड। मैंने बहुत थैंक यू भी किया गुरुजी को कि आपने एक ऐसे आदमी को अपनी शरण में बुलाया जो किसी भी गुरु में विश्वास नहीं कर सकता था। तो संगत जी उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था पर मैंने मना कर दिया। आई मिस दैट। एक सत्संग शेयर करता हूँ गुरु पूर्णिमा का कि गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन बड़े मंदिर में शुरू हुआ था वो 2005 में शुरू हुआ था और मैं गुरुजी के पास 2004 में जाना शुरू हुआ था। पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ था और उस दिन डेट थी 21 जुलाई। तो 21 जुलाई को रात में फंक्शन शुरू हुआ 12 बजे 1 बजे तक। तो सभी संगत आए हुए थे और वहां पर 12 बजे तक 1 बजे तक फंक्शन चलता रहा और जो मेरी विश थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरु पूर्णिमा पर आपका सत्संग अटेंड करूं, वो मेरी विश भी आपने पूरी कर दी गुरुजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 का जो मेरा बर्थडे वाला दिन था वो मैंने गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट किया। तो बस संगत जी ऐसे ही वो गुरुजी जानी जान है, आपके मन की हर बात जान जाते हैं। तो गुरुजी के पास आने के बाद एक तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मतलब इस तरह से कवर करते हैं कि आपकी पूरी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको ब्लेस कर देते हैं, सबको तार देते हैं, अपनी छत्र छाया के अंदर ले लेते हैं। और ठीक एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, एग्जैक्टली हैपेंस इन माय लाइफ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे परिवार वाले जाना शुरू हुए, मेरे इन लॉज, मेरे भाई साहब, सब कोई। और हमारे प्यारे गुरुजी ने सबको एंट्री दी और सबके अपने अपने खुद के सत्संग है गुरुजी के साथ के, यहाँ पे जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी हमारी हमारी ज़बान बहुत कम पड़ जाती है। तो आज बहुत कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर। संगत जी सत्संग क्या है कि हमारे साथ जो कुछ भी गुरुजी ने करा है और सब कुछ उसमें सच्चाई है, टोटल सच्चाई की बात है। और उसमें जब आप अपने दूसरे साथियों से, अपने रिलेटिव से शेयर करते हो, हरि के गुणगान करते हो, प्रभु के गुणगान करते हो, तो गुरुजी भी हमारे लिए ईश्वर है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द सत्संग इज। मेरे खुद के इसमें गुरुजी ने 2 बार मेरी हेल्थ के लिए कल्याण करा गुरुजी ने मुझ पर। मेरे अपने केस में गुरुजी ने मुझ पर 2 बार कल्याण करा, एक बार 2008 में और एक बार 2014 में। एक बार मेरे राइट साइड में और एक बार मेरे लेफ्ट साइड में मेरे ऊपर फेशियल पैरालिटिक
अटैक हुआ। और ये पैरालिटिक अटैक इस कदर का था, मेरे लेफ्ट साइड से जो चबाना था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल सकते थे, मैं ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि ये प्रॉब्लम आई और विद इन 10 डेज में ये प्रॉब्लम वापस चली भी गई, खत्म भी हो गई। जब हम गुरुजी के पास गए तो मुझे ये पैरालिटिक अटैक हो रखा था और मैंने अपनी आंटी को भी नहीं बताया और हम गुरुजी के पास दर्शन के लिए गए। उस दिन मंडे का दिन था तो मैंने आंटी को बोला कि एक अंकल के यहाँ भी सत्संग है तो मंदिर से वहाँ सत्संग भी अटेंड करने चलेंगे। तो संगत जी वहाँ मंदिर में बैठकर मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने एक छोटी सी बात बोली गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी आज मुझे ना समोसा प्रसाद नहीं देना, आज मुझसे खाया नहीं जा रहा है और अगर मैंने खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लेना है कि ये एक साइड से खा क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन समोसा प्रसाद तो नहीं मिला, लेकिन जब बाहर आए तो वहाँ प्रसाद मिला तो वहाँ आंटी ने थोड़ा मेरे लिए भी रख लिया, आधा अपने लिए, क्योंकि वहाँ से सत्संग में जाना था। और जब वहाँ पे प्रसाद खाया तो आंटी ने मुझे पकड़ लिया कि भाई ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन संगत जी उतने में ही गुरुजी ने कल्याण कर दिया कि वहाँ से आने के बाद जब ब्रेन की स्कैनिंग हुई, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ सेफर साइड में था, सब कुछ गुरुजी ने रिजॉल्व कर दिया था। और जब अगली बार जब हम बड़े मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो हमारी गाड़ी में एक शब्द चल रहा था कि सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो संगत जी घर से लेके बड़े मंदिर तक ये शब्द चलता रहा और जितनी बार ये शब्द आता कि सदगुरु प्यारा मेरे नाल है और मेरे मुंह से जो शब्द नहीं निकल पा रहे थे, जो मैं प नहीं बोल पाता था, उन शब्दों का उच्चारण मंदिर तक जाते जाते टोटल साफ हो गया था। अगर आज मैं स्माइल कर पाता हूँ, ढंग से बोल पाता हूँ, ये सिर्फ गुरुजी के कल्याण के कारण है, गुरुजी की कृपा है। और ऐसे ही दूसरी बार जब 2014 में हुआ मेरे साथ राइट साइड में, उसे भी गुरुजी ने एक हफ्ते के अंदर रिजॉल्व कर दिया। उस समय हमारे आसपास जो संगत हुआ करती थी उन्हें तो पता भी नहीं चला कि इसे फेशियल पैरालिटिक अटैक भी आए थे। संगत जी सबसे पहले तो गुरुजी आपके हेल्थ इश्यूज ठीक करते हैं, आपको लाइफ देते हैं, वेल्थ देते हैं, रिलेशंस को ठीक करके देते हैं, इमोशंस को ठीक करके देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं। और ये सारी चीजें गुरुजी ने हमें स्टेप बाय स्टेप हमें प्रदान करते गए। और इसके अलावा गुरुजी बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों की लिखाई पढ़ाई का, उनकी हेल्थ का, उनकी लाइफ का, तो टोटल पूरा कवर कर देते हैं गुरुजी, हर चीज का ध्यान रखते हैं गुरुजी। मैं ऐसे ही अपनी एक बिटिया का सत्संग सुनाना चाहूंगा। वो +2 कर रही थी और वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में था। तो गुरुजी ने हमें एक बार शादी में भेजा। कभी कभी गुरुजी 3-4 लोगों को शादी में भेज दिया करते थे। तो रास्ते में पता नहीं कहाँ से बात शुरू हो गई कि पायलट एज ए कैरियर। जब मैं वहां से वापस आया तो वो चीज मैंने अपनी बिटिया के साथ डिस्कस की। तो उसका भी वैसे इंजीनियरिंग में कुछ खास मन नहीं चल रहा था। तो उसे भी अब 2 दिन में समझ में आ गई कि यस पापा मुझे भी पायलट बनना है। अब पायलट बनना है तो गुरुजी से एक बार परमिशन लेनी है। So it was the 14th of May 2007। गुरुजी उस समय बड़े मंदिर आए हुए थे और उस समय हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था बड़े मंदिर जाने का, बट हम लोग गए तो देखा सामने गुरुजी हैं। तो उस समय मेरी बिटिया ने मुझे बोला कि गुरुजी से पूछ लो। बस मैंने इतना ही निकाला था गुरुजी, तो गुरुजी की बहुत जोर से डांट पड़ी कि गुरुजी ने कहा कि कितनी बार कहा है कि पूछना नहीं चाहिए। जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी डॉटर को देखने लगा और इससे पहले कि हम वहां से लौट करके आते, गुरुजी ने मेरी डॉटर की तरफ देखकर बोला कि अच्छा तू छोटे मंदिर पूछना। वैसे तो मैं उस दिन भी पूछने के मूड में नहीं था। खैर डॉक्टर ने मुझे इंसिस्ट किया तो मैंने पूछा। तो फिर हम जैसे छोटे मंदिर भी गए, वहां भी मेरा पूछने का मन नहीं था, पर इसने याद दिलाया कि गुरुजी ने बोला था कि पूछना। तो मैंने पूछा कि गुरुजी इसको पायलट बनाना चाहते हैं। तो गुरुजी हैज परमिटेड कि यस। तो बस गुरुजी ने हाँ किया तो इसका पायलट बनना तो तय था। तो इस बीच में जो भी इश्यूज भी आए वो भी बड़ी आसानी के साथ निकल गए। बस मेरी बेटी ने फिर पायलट प्रोग्राम सारे करे और वो पायलट बन गई। लेकिन पायलट बनने के बाद क्या हुआ कि उस फील्ड में थोड़ा सा रिसेशन आ गया और वो भी बहुत तगड़ा। 2009 में इसकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और उसी समय बहुत ज्यादा रिसेशन आया और 5 साल तक इसके हाथ में कोई जॉब नहीं थी। और इसने भी कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं की और यही कहा गुरुजी से अपनी प्रार्थना में कि गुरुजी आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जो पेशेंस गुरुजी ने उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में टाइम में गुरुजी ने इसे सिखाई, वो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट है कि जब आपके पास जॉब नहीं होती, आपको फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उस समय आप गुरुजी के साथ जुड़े होते हो, मंदिर जाते हो और ऐसे गुरुजी आपके इमोशनल प्रोटेक्शन करते हैं। और ये ऐसा गुरुजी ने हमें गिफ्ट दिया था हमारी लाइफ में। तो बस तो ऐसे समय पे मुझे सदा मासूम का एक शब्द याद आता है
जे तू ना फड़दा साड़ी बहा असा रुल जाना सी। अगर ऐसे समय पे हम गुरुजी के पास नहीं आए होते तो हम तो सड़कों पर होते, और जिन हालातों में से हम निकले उसमें हमारी अगर इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं होती तो हमारे लिए सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट होती। तो उस समय गुरुजी ने इसको इतना इमोशनली स्टेबिलिटी दी, इसकी अगली स्टडीज करवाई, एयरबस के ऊपर स्टडीज करवाई, और जॉब और मैरिज ये दोनों बैक टू बैक इसको दी। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर अप्रैल में जॉब लगी तो मई जून में जाके इसकी एंगेजमेंट हो गई। कई बार तो गुरुजी के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो सारी बातें कई 10-10 साल बाद जाकर के समझ में आती हैं। ऐसे गुरुजी 2006 में ब्लेस करने के लिए गुड़गांव आए। ये किसी वजह से वहाँ गुरुजी के पास नहीं जा पाई, इसके स्कूल में कोई फंक्शन था तो इसने ऐसे ही कभी मन में सोचा था कि गुरुजी कभी मेरे साथ भी डांस करना। तो गुरुजी इसके सपने में आते हैं, और तो ये हाइट में छोटी है तो गुरुजी ने इसके ड्रीम में मेरी बेटी को अपनी हाइट के बराबर करा, और गुजराती ड्रेस पहनी हुई है गुरुजी ने, और 4 डांडिया लेकर आए, 2 इसके हाथ में 2 उनके हाथ में। और कई बार गुरुजी आंख से इशारा करते हैं तो इसको आंख से इशारा किया और डांडिया उठाया और डांस करने लगे। आधा पौना घंटे तक डांस हुआ, और डांस करने के बाद चले गए गुरुजी। और इसने मुझे बाद में शेयर करा कि इस तरीके से गुरुजी ड्रीम में आए। तो मुझे बोलती है कि मैं तो सोच रही थी गुरुजी पंजाबी हैं, मेरे साथ तो भांगड़ा वंगड़ा करेंगे, लेकिन ये क्या गुरुजी तो गुजराती ड्रेस में आए और मेरे साथ गरबा किया। तो ये बात हमको उस समय नहीं समझ में आई कि गुरुजी ने ऐसा सपना क्यों दिया कि गुजराती ड्रेस पहन कर के डांडिया खेलने आए हैं। तो जब इसकी शादी का समय आया तब इसकी सारी चीजें अनफोल्ड हुई, तब पता चला कि इसकी शादी जिसके साथ हुई है ही इज फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से है। तो फिर जो इसकी शादी के लिए प्रपोजल आए, तो फिर जब इसकी प्रपोजल आई जो डिस्कशन में थी, तो हमें फिर समय नहीं लगा उसको अप्रूव करने में, और ना ही हमें कोई जाकर के लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, क्योंकि गुरुजी ने 10 साल पहले ही इस बात की इंडिकेशन दे दी थी। तो बस ये इंडिकेशन काफी था कि गुरुजी ने सपने में हमें गुजराती ड्रेस में दिखाया, यानी कि उन्होंने इस रिश्ते को पहले ही 10 साल पहले मंजूरी दे दी थी। तो मेरी बेटी की बहुत ही अच्छे परिवार में शादी हुई है, बहुत अच्छे इन लॉज हैं इसके, एविएशन से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, एविएशन फील्ड से हैं। और मेरे जो समधी हैं इसके फादर इन लो, वो एयर इंडिया में चीफ इंजीनियर थे। अगर नॉन एविएशन फील्ड में जाती तो शायद इसकी फैमिली वाले एविएशन फील्ड की चैलेंजेस को नहीं समझ पाते, लेकिन चूंकि गुरुजी ने ही ये रिश्ता बनाया था, गुरुजी ने ही पहले इंडिकेशन दिए थे, तो इस रिश्ते को होना ही था। और परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो इस फील्ड की चैलेंजेस को जानते थे, तो बड़ा अच्छे से सब कुछ हो गया। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से हमारी जर्नी इतनी वंडरफुल कर रखी है गुरुजी ने। जो कुछ आज हमारे पास है दैट इज ऑल ड्यू टू गुरुजी। और हमारी लाइफ अपने आप में एक सत्संग है, तो नेक्स्ट टाइम में हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही सत्संग शेयर करूंगा। नेक्स्ट टाइम में हम आगे जो भी मेरी लाइफ में गुरुजी ने और भी सत्संग किए हैं हम उसको शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ करेंगे। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी, और एक रोटी वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पे चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोज रोटी लेके जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। वो औरत इसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए, और वो बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी।
जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसे शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है और भुचक्की रह जाती है अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखते। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है, सो ये ले लो और अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजा का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वो बातें घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट के आएगा। इसलिए संगत जी, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। इसीलिए संगत जी कहते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा हम भोगते हैं और जैसा हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। इसलिए संगत जी, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।